अमरीकी वफ़द जो है वो है कांग्रेसमैन का, वो पाकिस्तान में मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब से उनकी एक मुलाकात की तस्वीर आई हैं, वो मुलाकात रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन देखें, जो मुलाकात के अंदर चीज़ें होती हैं नॉर्मली इस तरह की मुलाकातों में जो तय चीज़ें होती हैं वो बाहर नहीं आती। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली अमेरिकन लेने क्या आए हैं। अमेरिकन ये जानने आए हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वैसे भी एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो अमेरिका की पार्लियामान में मौजूद है, वहाँ पे उसको पास करवाया जा सकता है। वो अगर एक्ट पास हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा अगर हाफिज आसिम मुनीर साहब पे पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये पाकिस्तान का पहला मिलिट्री जनरल होगा जिसके ऊपर बतौर आर्मी चीफ अमेरिका में पाबंदियां लग जाएं। इससे पहले डिक्टेटर्स के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की अमरीकी कांग्रेसमैन के ऑफर से मुलाकात हुई है। नॉर्मली कहते क्या है, देखिए वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात हैं या जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर हम इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, डायरेक्टली लोगों से मिलकर मालूमात लेने आए हैं और वो सबसे मिलके सबसे बात जानना चाहते हैं, फिर वो खुद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन मौजूद है, उनके हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं है कि मुलाकात होती है या नहीं होती। यानी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी ख्वाहिश तो थी, वो जब अमेरिका में थे तब भी ये बात पता चली थी, लेकिन अभी तक नहीं पता कि ये रजीम इमरान खान से मुलाकात करवाएगा या नहीं करवाएगा। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज से मुलाकात करवा देंगे इनकी, और जो मुलाकातें होनी चाहिए थी इमरान खान साहब की फैमिली से और बाकी लोगों से वो कोशिश की जा रही है कि ना करवाई जाए। शहजाद अकबर साहब का दावा है कि ISI ने बड़ी शातराना हिकमत अमली से आने वाले वफ्द को अपना शिकार बना लिया है। ये वफद आर्मी चीफ से मुलाकात करेगा, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होगी। फैमिली के लोगों से, हत्ता के तयशुदा आज़ाद मंच सहाफ़ियों से भी मुलाकात मनसूख की गई है, जबकि टिकटॉकर वज़ीर आला से मुलाकात करवाई जाएगी। और इस पर वो एक बात कहते हैं कि देखा जो तीर खाक के कमी गाह की तरफ, और वो फिर उन्होंने शेर वहाँ छोड़ दिया। वो मामला ये है कि अपनों ने किया, ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ये बात शहजाद अकबर साहब ने की है। किसके बारे में की है मैं उनसे जान के आपको बताऊंगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का एक मौक़िफ़ है, इससे पहले जब वो अमेरिका गए थे तब भी हमने रिपोर्ट किया था कि ये अमेरिकन को ये कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत कि इमरान खान पूरी दुनिया और खित्ते के लिए एक खतरा बन जाएगा। अगर हमने इमरान खान को छोड़ा तो इमरान खान जो है वो एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। पाकिस्तान एटॉमिक मुल्क है तो ये हो जाएगा, खित्ते में जंग लग जाएगी। हालांकि मुज़ाकरात का और अमन व अमान का जितना हामी पाकिस्तान में इमरान खान है, कोई और सियासतदान नहीं है। ये पेश करते हैं एक मिसाल, जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का इनकाउंटर हो गया था। इंडियन तैयारे पाकिस्तान में आए थे, बाद में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उनके कुछ तैयारे गिरा दिए, तो वो सारा इमरान खान के खाते में डालते हैं। फिर ये इमरान खान को एक फनेटिक मजहबी शख्सियत के तौर पे पेश करते हैं अमेरिकन के सामने। हालांकि इमरान खान बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है और उसके नज़रियात हो या तरक्की पसंदी हो और अमन व अमान के हवाले से भी इमरान खान ने ही तो अमेरिका को मशवरा दिया था कि आप बैठें और बैठ के तालिबान के साथ बात करें। आपको यहाँ फंसा दिया है, ये लोकल जो प्लेयर हैं इन्होंने आपको यहाँ फंसा दिया, इनके तो दिहाड़ियाँ लग रही है, तो डॉलर खा रहे हैं और आपके फौजी यहाँ पे मारे जाएंगे, आप ये जंग कभी नहीं जीत सकते। तो फिर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की बात समझ आई थी और फिर मामला ठीक हुआ था। लेकिन अब देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या हासिल करता है। पाकिस्तान तो ये साबित करने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, कि जनाब ये तो सोशल मीडिया का एक उबाल है और इमरान खान आ गया तो जंगें हो जाएंगी, वो डिक्टेटर बन जाएगा, ये ऐसी बातें शो करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अभी तक तो इनकी मुलाकातें, जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे जैसे चीज़ें रिपोर्ट होंगी मैं आपके सामने रख दूंगा। शहजाद अकबर साहब का दावा भी मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या कहा है। अब आए नाज़रीन दीगर खबरों की तरफ। मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर पूरा खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक होना शुरू हो गया है। अभी मजीद खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ कहाँ पे बड़े मुजाहरे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलती चली जा रही है। स्वात में, पेशावर में, करक में, मोहम्मद में, शांगला में, एबटाबाद, हरीपुर और कर्फ्यू के बावजूद शुमाली वज़ीरिस्तान में भी लोगों ने मुजाहरा किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जबकि पंजाब और सिंध में भी तहरीक अपनी जड़ें पकड़ रही है। ये जो सवाल थे ना कि क्या दोबारा तहरीक खड़ी हो पाएगी, ये मेरे अपने दिमाग में भी था। यानी मुझे ऐसा लगता था कि जब लोगों के साथ इतना जुल्म हो गया है तो या तो लोग रिएक्ट कर जाएंगे या लोग डर जाएंगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हुआ ये कि दोबारा से तहरीक खड़ी होना शुरू होगी और इस मरतबा हैरान कुन तौर पे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस तहरीक के साथ जुड़े हैं। लेकिन नौजवानों को नुकसान बहुत हुआ ना, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, वो बेचारे पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो मुल्क से चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उनको रहना है, उन्हें इस मुल्क को ठीक करना है और इसी मुल्क के अंदर अपना रोजी रोटी करनी है। तो अब नौजवान जो है वो अपने हाथों में तहरीक को ले रहे हैं और मुराद सईद के एक्टिव होने के बाद उन्हें खासी ताकत मिली है और आने वाले दिनों में ये तहरीक आगे बढ़ेगी। जुनैद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि इसी महीने पार्टी की आदत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद करने का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के रस्तों से करती है। अगर जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर देते हैं अमली तौर पर, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो रास्ते बचेंगे। या तो वो इमरजेंसी नाफज करेंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी या कार्रवाई करेंगे, या फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और बैठ के उनके साथ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तीसरा रास्ता कोई नहीं बचता।
कोई और तीसरा रास्ता बचता ही नहीं। आवाम के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देखें आवाम की तो कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, गुर्बत के जरिए, बैड गवर्नेंस के जरिए से, दहशतगर्दी के जरिए से, मईशत की मुकम्मल तबाही के जरिए से, इंसानी हुकूक की पामालियों के जरिए से, मैंडेट की चोरी के जरिए से इन्होंने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अब आवाम के पास रास्ता कोई नहीं बचा। अदालत में जाते हैं, अदालत भी कंप्रोमाइज्ड है, जिस इदारे में जाते हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। अब तो आवाम को ये लगता है कि उनकी बनाई हुई हुकूमत भी कंप्रोमाइज्ड है। तो ऐसे में जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो एहतजाज करे। अब अगर वो ये रास्ता वाहिद रास्ता इख्तियार करती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो वो फिर डंडा पक्का पक्का पकड़ के मार्शल लॉ लगा दे या इमरजेंसी लगा के गवर्नर राज लगा दे एक तरह का। तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? बड़ा सवाल ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग गया ना, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि फिर अली अमीन गंडापुर को हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की अगर कोई कमजोरी बाकी है तो वो सूबाई हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये लोग काम भी करते हैं। देखें अभी सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से कुछ बड़े अच्छे इकदाम हैं। मुजम्मल असलम साहब ने इनको रिपोर्ट भी किया है कि कुछ ऐसी चीजें जिनका इलाज पहले सेहत कार्ड में नहीं हो रहा था वो अब किया जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट का है, लिवर ट्रांसप्लांट का है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है और दीगर कुछ इलाज हैं जो अब होंगे इसके अंदर। इसके अलावा तालीम के हवाले से भी उन्होंने कुछ अच्छी खबरें दी हैं कि जो लाइबिलिटीज हैं वो उतारी गई हैं। मजीद तमाम बच्चों को बस्ते लेकर दिए जाएंगे, स्कूल बैग्स वगैरह। तो ये अच्छी एक्टिविटीज है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की अगर कोई कमजोरी है तो वो सूबाई हुकूमत है। अगर वो उनसे चली जाएगी तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर वफाकी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को पै जाएंगे और फिर ये हीरो भी बन जाएंगे और इनकी जो मकबूलियत है खोई हुई वो भी वापस आ जाएगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो तहरीक उठेगी उसको रोकना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आसान रास्ता होगा वो यही होगा कि कुछ ना कुछ करके मुज़ाकरात करें, कुछ ना कुछ करके तहरीक को रोकें, कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड करते जाएं। सलमान अकरम राजा साहब के बयान से जो मतलब निकाले गए, यानी उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया ना कि जो लोग अंदर चले जाते हैं क्या उन्हें कौन कहता है, कैसे वो अंदर जाते हैं, तो अब ये चीज़ें मजीद क्लियर हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अंदर जाते हैं वो गद्दार हैं या वो इमरान खान के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। ये सारे इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। इन सबकी अपनी अपनी सलाहियत और अपनी अपनी पहचान है और अपना अपना तरीक़ाकार है। अब इनमें से कुछ लोगों की सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें काबू नहीं कर सकी और उनकी सलाहियत है कि वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो बासलाहियत लोग हैं वो अंदर ना जाएं और जिनकी सलाहियत कुछ कम है या जिन्हें कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है वो अंदर चले जाएं। बस ये बात है, सिंपल। यानी इमरान खान की 3 बहनों में से 2 बहनों को अंदर जाने दे रहे थे, तो क्या बाकी 2 बहनें गद्दार हैं? ऐसा नहीं है। बाकी 2 बहनों की वो सलाहियत नहीं है जो अलीमा खान साहिबा की सलाहियत है। तो एस्टेब्लिशमेंट अलीमा खान साहिबा की सलाहियत से डरती है। हालांकि इमरान खान की बाकी बहनें भी बड़ा शानदार बोलती हैं, बहुत अच्छा, लेकिन जो अलीमा खान है उनका इंपैक्ट, उनकी सलाहियत बाकियों से ज्यादा, ये मानना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ये सलाहियत की बुनियाद पे फैसला करती है। ये कोई फैसला इस बुनियाद पे नहीं होता कि गद्दार कौन है तो गद्दारों को अंदर भेजो। ये इसका गलत मतलब लिया गया था। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एलामिया जारी करके एक तरीक़ाकार बना दिया है कि कौन मिलने जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये मसला वंस फॉर ऑल तकरीबन उन्होंने हल कर दिया है। शेख वकास अकरम साहब ने इसके बारे में बताया कि सियासी कमेटी का इजलास हुआ और इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई है। फैसला किया गया कि चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये कमेटी हर मंगल और जुमेरात के रोज चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। जहां तक मुमकिन हुआ एक मीटिंग में अगली मीटिंग की फहरिस्त मंजूर की जाएगी और चेयरमैन इमरान खान साहब से इसकी पहली मीटिंग अगर हो रही है मंगल वाली, तो जुमेरात वाले नाम जो होंगे वो चेयरमैन इमरान खान साहब बताएंगे कि ये बंदे जुमेरात को आने चाहिए और जुमेरात को जो मीटिंग होगी उसमें चेयरमैन इमरान खान साहब बताएंगे कि ये बंदे मंगल को आने चाहिए। तो इस तरह जो है वो नाम बताए जाएंगे। उन्होंने कहा जी 3 बंदे जो नाम बताया करेंगे, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजूथा, इनमें से किसी एक के जरिए जेल हुकाम को लिस्ट दी जाएगी और यह तरीका चेयरमैन इमरान खान साहब की हदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। वादे किया गया है कि फहरिस्त में जिसका नाम नहीं होगा या फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा। यानी अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो अब ये नहीं हो सकता कि जैसे पहले बंदे चले गए थे मिलने, आइंदा अगर उन्हें बुलाया भी जाएगा तो बंदे कहेंगे जी हमने नहीं मिलना। खान बहुत भी दिल कर रहा होगा, वो कहेंगे जी हमने नहीं मिलना। तो किसका दिल नहीं करता है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान का दिल करता है। आप इसके ऊपर एक फंड रख देना या एक पास रख देंगे, जनाब ये पास खरीद लो, जाके इमरान खान को देख लो या उसको मिल लो, तो आप रोजाना अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब जानते हैं, सबको इस बात का पता है कि अरबों रुपए ऐसे इकट्ठा हो सकता है कि इमरान खान साहब से झलक देखनी, उनको मिलना है जाकर, बेशुमार पैसा इकट्ठा हो सकता है। कौन है जो नहीं मिलना चाहता है इस वक्त इमरान खान साहब से? बेशुमार लोग मिलना चाहते हैं, उनके सियासी मुखालिफिन भी उनको मिलना चाहते हैं कि मिले। जिन्होंने इमरान खान के साथ ये जंग की हुई है वो चाहते हैं कि हमारा कोई रास्ता बने, हम इमरान खान साहब से मिले, कोई रास्ता बीच का निकला है। सभी मिलना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छा फैसला किया है कि जनाब जिसका नाम नहीं होगा वो मुलाकात नहीं करेगा। ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर करदा कायदे का मुनहरिफ तसव्वुर होगा। ये नाज़रीन एक अच्छा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। नाज़रीन एक अच्छी खबर है और वो खबर है अहमद फरहाद साहब के हवाले से। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अहमद फरहाद साहब की ही जुबानी इन्होंने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं। बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, बड़े ज़बरदस्त ऑरेटर हैं, बड़े शानदार तकरीर करते हैं और जब महफिल में बैठे होते हैं तो महफिल की जान भी होते हैं। हमारे तो बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं अहमद फरहाद साहब। उनके हवाले से एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है। वो लिखते हैं कि हॉलैंड के मारूफ अदबी इदारे पोइट्री इंटरनेशनल ने इस साल के पोइट इन रेजिडेंट्स अवार्ड के लिए मेरा इंतखाब किया है। इस इंतखाब के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मेरा नाम तजवीज़ किया था।
जिसे मेरे काम और मुश्किलात की तहकीक के बाद मंजूर किया गया है। इससे पहले यह अवार्ड पाब्लो नेरूदा और जोसेफ ब्रूडिस्की समेत कई बड़े अदीबों को दिया जा चुका है। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर से किसी ऐसे अदीब को मुंतखब किया जाता है जिसने अपने अदबी काम की वजह से मुश्किलात और मसाइब झेले हों। इंशाल्लाह हालात साजगार रहे तो हॉलैंड में अपने 52 रोज़ा क़याम के दौरान इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और वर्कशॉप्स और तकरीबात का हिस्सा बनूंगा। अहमद फराज साहब, आपको बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान का हम सब का सर फखर से बुलंद किया है। जबर के सामने, फस्तायत के सामने, जुल्म के सामने आप झुके नहीं। आपके साथ जो हुआ उसके बाद खड़े रहना, हिम्मत के साथ डटे रहना, ये तकरीबन नामुमकिन है। आपकी फैमिली को निशाना बनाया गया, आपको निशाना बनाया गया, आपको हर लिहाज से परेशान किया गया और आप इस अवार्ड के सबसे ज्यादा मुस्तहिक भी थे। आपको बहुत मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और बेरोजगार को रोजगार मिल गया है। मेजर जनरल रिटायर अली फरहान मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन तैनात कर दिए गए हैं। तैनाती 3 साल के लिए होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तैनाती का, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी किया है, इनके नाम के साथ मेजर जनरल रिटायर नहीं लिखा गया इस दफा। बिस्ती बात होती है ना। यानी मैं हैरान होता हूं कि जितने फौजी रिटायर होते हैं इन्हें सरकारी नौकरियां क्यों मिल जाती हैं। मैं एक दफा एक सरकारी दफ्तर में गया, मेरा अपना जाती कोई काम था। ये जनाब ब्रिगेडियर रिटायर है, ये जनाब मेजर रिटायर है, ये जनाब कर्नल रिटायर है, ये जनाब मेजर जनरल रिटायर है। वो सारे के सारे उधर यही बैठे थे। मैंने कहा यार ये पूरी छावनी बनी हुई है, सारे फौजी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान काम नहीं करना। तो इसमें ना मुझे 2 बातें समझ आती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्योंकि पूरे रिजीम को कंट्रोल कर रही है तो वो बाहर वालों पे यकीन नहीं करते या उन्हें भरोसा नहीं है सिविलियंस पे। हम जैसे लोग जो है, आम पाकिस्तानी जो है, जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी काबिल हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती, वो हमें अपनी तरह का नहीं समझती। दूसरा, इसके अंदर जो एक और एलिमेंट है वो ये है कि शायद हम जैसे लोग या जो सिविलियंस हैं वो उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरते। यानी वो जो कहते हैं आंखें बंद करके कर दो, वो हम लोग करते नहीं है। हम उन्हें बताते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम रुकावट पैदा करते हैं उनके अज़ाइम के रास्ते में। लिहाजा अगर डिसिप्लिन वाला बंदा आएगा जो सारी जिंदगी जितने यस सर ये सीखा होगा, तो वो बंदा जो उसे कहेंगे वो कर देगा। लिहाजा हर जगह पे लाके अपना बंदा बिठा रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले। और ये एक और बेरोजगार है जिसको रोजगार मिल गया है। मुझे हैरत होती है और कोई बोलता भी नहीं इसके खिलाफ, कोई बात भी नहीं करता। भी जिस महकमे में आके एक बाहर से बंदा आ जाए, एक रिटायर्ड फौजी अफसर, और वो आके आपके महकमे के ऊपर बैठ जाए, तो आपको काम करना चाहिए क्या? आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि भैया आउटसाइडर कौन है, इसको लाके कहां से बिठा दिया आपने? ये क्या जानता है हमारे काम के बारे में? और अगर जानता भी है तो क्या हमसे बेहतर जानता है? कौन सा मुकाबले का इम्तिहान इसने पास किया है? जब दिल करता है नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक बंदा लाके रिटायर्ड फौजी बिठा देते हैं। बेरोजगारों को धड़ाधड़ रोजगार मिल रहे हैं। नाज़रीन, कुछ लोग जो है वो टाउट्स किस्म के लोग हैं। ये नवाज शरीफ को सियासत का महात्मा साबित करना चाह रहे हैं और पता क्या क्या लफ्ज बोल रहे हैं उनके बारे में। और देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर पॉलिश ना करते तो वाकई सियासतदान थे। अगर वो पॉलिश ना करते तो उनका एक नैरेटिव, एक बयानिया उनका बना हुआ था। बदकिस्मती से मियां साहब ने खुद ही खराब कर दिया। अब कोई कहता है नवाज शरीफ बादशाह है, कोई कहता है करिश्माती लीडर है, कोई कहता है बूढ़ा शेर है, कोई कहता है गेम चेंजर है, कोई कहता है किंग मेकर है। मगर हकीकत यह है कि जेल में बैठी हुई खातून यास्मीन राशिद जो कैंसर से लड़ रही हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को धूल चटा दी है उसके अपने हल्के के अंदर, जहां से वो हमेशा से इलेक्शन लड़ता चला आ रहा था। और अब वो हल्का नवाज शरीफ का नहीं है, अब वो हल्का यास्मीन राशिद का है। अब जब भी कभी वहां इलेक्शन होगा, यास्मीन राशिद के हल्के से उसको जाना जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ को लोग वहां पे अब वोट देना ही नहीं चाहते। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जल्दी ये खानदान जो है वो बरतानिया से भी अपनी किसी नई कमीनगाह की, अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ के कहीं और शिफ्ट होने वाला है। और इसके लिए ये खानदान एक्टिविटीज भी कर रहा है, क्योंकि बरतानिया में भी इनका रहना मुश्किल है। यहाँ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं, जोर लगाते हैं, इनके खिलाफ बातचीत करते हैं और इनका यहाँ पे आजाद घूमना फिरना मुश्किल होता चला जा रहा है। नाज़रीन, जो एक अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में हुआ, अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को जबरी तौर पर लापता किया गया, उस मामले के अंदर कोई डेवलपमेंट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये CPJ की एक रिपोर्ट आई है और मैं पहले आपको ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली अब होने क्या वाला है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और लापता अफराद बाजियाब कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में अभी उन्होंने करवाया ना, एक लापता शख्स को बाजियाब करवाया। कैसे करवाया, ताकत के बलबूते पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें, ये न्यूयॉर्क से 20 मार्च 2025 की जो ये डेवलपमेंट है, उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पर सहाफ़ी आसिफ करीम केतरान और अमेरिका में मुकीम जिला वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी के भाइयों की मौजूदगी के बारे में इंकशाफ करें। वो बताएं कि जनाब इनके भाई कहाँ पे हैं और मीडिया को डराने धमकाने का सिलसिला बंद करें। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने जुमेरात को ये कहा है कि 18 मार्च की आधी रात के करीब तकरीबन 2 दर्जन अफराद जो खुद को पुलिस जाहिर कर रहे थे, ज़बरदस्ती अहमद नूरानी के खानदान के इस्लामाबाद वाले घर में दाखिल हुए, तलाशी ली और उनके 2 भाइयों को वहां से जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनमें मोहम्मद सैफुर रहमान, हैदर और मोहम्मद अली। इन पर तशद्दुद भी किया गया, घसीट के इन गाड़ियों में बिठाया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अब नाजरीन, इस सारे मामले के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुई है TLHRC की, टॉम लेटोस एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। पाकिस्तान में वो ये कहते हैं मुबैना तौर पर होने वाले बैनुल अक़वामी जबर की कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा है, जहां सहाफ़ियों के खानदान के अरकान को हुकाम की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो सहाफ़त की आज़ादी का एहतराम करे और जबरन लापता होने के वाक़यात को रोके। अब जरा ये देख लें कि ये कमीशन है क्या। ये कमीशन का बीच में इन्वॉल्व हो जाना ये एक बड़ी खबर है। जब TLHRC इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है
तो अब ये पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहेगा, इसका दबाव बहुत बढ़ेगा। ये कांग्रेस का एक कमीशन है, अमेरिकी कांग्रेस का, और ये दुनिया में इंसानी हकूक के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस कमीशन के दो मेंबर्स होते हैं, दो चेयर्स होते हैं इसके, एक डेमोक्रेट की तरफ से होता है, दूसरा रिपब्लिकन की तरफ से होता है, और इसमें बहुत से अहम लोगों को भी लाया जाता है। इस वक्त जनाब इसके जो दो चेयर हैं उनमें क्रिस स्मिथ हैं, इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, और जेम्स पी मैगरवन है इसमें, इनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है, और इसके अंदर दीगर भी बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं। ये आप तस्वीर भी नाज़रीन देख सकते हैं, ये उन तमाम लोगों की तस्वीर हैं अमेरिका में जो इस कमीशन के मेंबर हैं और जो इसके साथ काम करते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ नजर रखता है बल्कि इसकी फाइंडिंग्स और इसकी जानिब से जारी होने वाले स्टेटमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अहमद मुरारी साहब के भाइयों का मामला है और एक आसिफ खेतरान का मामला है जिन्हें बलूचिस्तान से अगवा किया गया है। इस मामले के ऊपर इस अमरीकी कमीशन ने नोटिस लिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इन तीनों अफराद को बाजियाब करना चाहिए और बाहर लाना चाहिए। मैं आज़ाद कश्मीर के एक वाक़े की आपको मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने अल्टीमेटम दिया था। ये तलहा शबीर नामी एक नौजवान को एजेंसियों की जानिब से पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और ये हुआ ये था कि आज़ाद कश्मीर के ताल्लुक रखने वाला नौजवान तलहा शबीर को रावलपिंडी में उनके मामू के घर से जबरी तौर पर लापता किया गया था। अवामी एक्शन कमेटी ने 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 12 बजने से पहले ही नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए, अवाम अगर इकट्ठी हो जाए ना, लोग ये तय कर लें कि हमने जबरी तौर पे किसी को लापता नहीं होने देना और पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाए, तो रियासत मजबूर हो जाती है कि उस शख्स को छोड़ दे। अब वो पुलिस के हवाले किया गया, वो जाएंगे, जमानत करवाएंगे, अपना बंदा ले जाएंगे। लेकिन हमारा सहाफियों का मसला यह है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो रहे, सियासतदानों का मसला यह है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो रहे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको मार रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, लिहाजा खड़े हो जाए, वरना ये अफरियत जो है वो आप सबको खा जाएगा।